नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9 की शुरुआत करते हैं। और इसकी शुरुआत करने से पहले चूंकि एक लंबा गैप आ गया था बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन सम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ आवर प्रिपरेशन। सो एक बार मैं रिकैप करा दूं कि लास्ट सेशन में वी हैड डन 1857 रिवोल्ट। हमने 1857 के रिवोल्ट को देखा था और 1857 के रिवोल्ट से पहले जितने भी मेजर ट्राइबल, पीजेंट और सिविल रेसिस्टेंस मूवमेंट हुए थे, इनफैक्ट हमने कुछ मिलिट्री मूवमेंट्स भी देखे थे इन द लास्ट सेशन। सो एक बात हमें समझ में आ गई थी कि यहां से 1857 से नेशनलिस्ट मूवमेंट, नेशनलिज्म की फीलिंग आनी शुरू हो गई है। इससे पहले राष्ट्रीयता की भावना बहुत ही बिखरी हुई, बहुत इन्फेंट स्टेज में है। बेसिकली यहां से ये नेशनलिज्म की फीलिंग आनी शुरू होगी, स्टार्ट होना, ग्रो होना शुरू होगा। और ये 1870 से 1880 के बीच में ये एक मूर्त स्वरूप, ये एक सॉलिड शेप लेना शुरू करेगा। सो नेशनलिज्म का जो मेन सीड है, दैट सीड वाज सोन इन दिस मूवमेंट्स। बट इसको हम राष्ट्रीय मूवमेंट इसलिए नहीं कह सकते। इनफैक्ट मैं 1857 के मूवमेंट के बारे में बात कर रहा हूं। इनको बहुत लोगों ने फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा है, लेकिन एट द सेम टाइम वहीं पे कंट्रोवर्सी ये भी है कि इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं कह सकते, क्योंकि इसके पीछे कारण ये कि इनका जो सोच था, दैट थॉट प्रोसेस वाज नॉट प्रोग्रेसिव। उनके पास एक डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर स्टैब्लिश करने का विजन नहीं था कि अंग्रेजों को हटा के वो फिर से मुगल टाइप के एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को रिस्टोर करना चाहते थे। वो वैसे ही राजतंत्रशाही मोनार्की को स्टैब्लिश करना चाहते थे। और इनफैक्ट इसका सबसे सॉलिड प्रूफ हमें यहां मिलता है जब 10 मई को मेरठ से आर्मी निकलती, दे इमीडिएटली रीच्ड टू मुगल एम्पायर। उन्होंने फिर से मुगल एम्पायर को बोला, हुजूर आका, आप हमारे सर्वा हैं, आप इस मूवमेंट को लीड करें। दे डोंट हैव एनी विजन कि सोशल सिस्टम कैसा होगा, ये जमींदारी सिस्टम के अगेंस्ट में कुछ करना है कि नहीं करना है। समाजवादी विचारधारा, इगलिटेरियन, समतावादी सोच, जो कास्ट हायरार्कीज हैं, इन सभी के बारे में इनके विजन में लैकिंग है। हां, एक रिवोल्ट है, एक रिवोल्ट जो फर्स्ट ऑर्गेनाइज रिवोल्ट वाज देयर। बहुत सारे कारण हैं, बट हां, राष्ट्र नेशनलिज्म की फीलिंग अभी उतनी इंटैक्ट नहीं हुई है। बट डेफिनेटली 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना को एक पहली बार हमें एक स्वरूप देखने को मिला। इसके पहले वाले मूवमेंट में तो राष्ट्रीयता की भावना अभी भी बहुत कम। 1857 के विद्रोह के बाद से आज के इस लेक्चर में मैं सीधा बात करूंगा, यहां से हमारे यहां पे अब नेशनलिज्म की फीलिंग आनी शुरू हो गई। और ये बात इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, राष्ट्रीयता की फीलिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज जब तक हमें ये फील नहीं आएगा, जब तक हमें साइकोलॉजिकली हमारे मेंटल स्टेट में हमारे सोचने समझने की शक्ति है, वहां पे इस बात को जब तक इनकलकेट नहीं किया जाएगा कि वी ऑल आर इंडियंस, हमारी जो सबसे सुप्रीम आइडेंटिटी है, जो हमारी सबसे सर्वोच्च पहचान है, वो पहचान है कि हम भारतीय हैं। और हम भारतीय को अदर राष्ट्र के द्वारा, अदर लोगों के द्वारा हमें रूल किया जा रहा है हमारे ऊपर। हम भारतीय, इररेस्पेक्टिव ऑफ हम किस साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, हम तेलुगु बोलते हैं, हम आंध्रा बोलते हैं, हम बंगाली बोलते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज आइडेंटिटीज वी आर इंडियन। और ये हमारी सर्वोच्च पहचान है। सो इंडियन की जो फीलिंग, एक साइकोलॉजिकल फीलिंग, एक मनोवैज्ञानिक फीलिंग, नेशनलिज्म, दैट फीलिंग आनी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये फीलिंग, ये ग्लू की तरह काम करता है। जिस तरह से मकान बनाते हैं, वी बिल्ड स्ट्रक्चर, वो हमें सीमेंट चाहिए होता है, हमें मोर्टार चाहिए होता है जो ब्रिक्स को जोड़ के रखता है। Bricks can give you strength, but that strength itself lies on the gluing power of the mortar. That
glue, that mortar itself is the nationalism, जो अलग अलग लोगों को, अलग अलग सोच को, अलग अलग तरह के हायरार्की को आपस में जोड़ता है। एट द सेम टाइम वो इस चीज में, जहां पे भी ये जो चीज जोड़ने में, जो चीज आपस में बॉन्डिंग क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं, उनको रूट आउट करने की भी कोशिश करता है। सो जैसा जैसा नेशनलिज्म की फीलिंग आगे बढ़नी शुरू हुई, आप देखेंगे कि कास्ट हायरार्की पे भी अटैक हुआ, समाजवादी सोच, जमींदारी प्रथा पे अटैक किया, लेबर यूनियंस फॉर्म हुए, वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टीज फॉर्म हुए, और इनफैक्ट जब नेशनलिज्म पीक पे था तो वी सॉ द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा। सो नेशनलिज्म अपने में बहुत अलग अलग थ्रेड्स को लेके चल रहा है, बिकॉज काम जोड़ना है, सभी लोग आपस में जोड़ना है, उसको जोड़ने के लिए अलग अलग सभी लोगों के ग्रीवांसेस को ये सॉल्व करने का प्रयास करेगा। तो वेरी फर्स्ट थिंग दैट 1857 के विद्रोह के बाद वी कॉन्स्टेंटली सीइंग हमारे यहाँ नेशनलिज्म की फीलिंग अब ग्रो होनी शुरू होगी। सो मैं क्यों कह रहा हूं कि पहले नहीं है, क्योंकि पहले इसलिए नहीं है क्योंकि पहले हमारी आइडेंटिटी, हमने कभी इस आइडेंटिटी को सर्वोच्च माना नहीं कि हम भारतीय हैं। राजवाड़ा जब तक हुआ करते थे, सब साम्राज्य हुआ करते थे, वी ऑलवेज थॉट आवरसेल्फ कि वी आर पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल कम्युनिटी, हम मैसूर किंगडम के पार्ट है। और इनफैक्ट वहां पे भी लॉयल्टी नहीं है, बिकॉज लॉयल्टी इसलिए नहीं है क्योंकि मैसूर किंगडम पे आज किसी और डायनेस्टी का रूल है, कल किसी और डायनेस्टी का रूल हो जाएगा। सो जो टेरिटोरियल एरिया के साथ लिंक्ड फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस वो लैकिंग है। और इसका सबसे सॉलिड एग्जांपल इज दैट जब एंग्लो फ्रेंच वार होता है, कार्नेटिक वार्स हो रहे होते हैं 1740s के अराउंड में, इन दैट वार ब्रिटिशर्स को सबसे बड़ा जो उन्हें लेसन मिलता है, दे रियलाइज कि इंडिया में हमें रूल करने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड टू ब्रिंग पावर्स, वी डोंट नीड टू ब्रिंग मैन पावर्स फ्रॉम यूरोप। क्यों? क्योंकि इंडिया में हमारे पास बहुत इजीली मैन पावर अवेलेबल हो जाएंगे, जो हमारे आर्मी में इनको हम रिक्रूट कर सकते हैं। बिकॉज इनको ये समझ में आया कि इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं है, दे आर लॉयल टू देयर सॉल्ट, नमक हलाली, जिनका ये नमक खाते हैं उनके प्रति इनके वफादारी है। सो इनके सर्वोच्च लॉयल्टी टू द जो इनको रिक्रूटमेंट कर रहा है, जिनका ये नमक खा रहे हैं। सो दे रियलाइज्ड कि चूंकि इनके पास नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं है, इनको ये फील नहीं है कि हम भारत के अगेंस्ट, भारत नाम की एक आइडेंटिटीज को बिलोंग करते हैं। सो इनको रिक्रूट करके, इनको ट्रेन करके, इनको कम पैसे में हम बहुत अच्छे से अपने आर्मी में ले सकते हैं। दिस वॉज द वेरी ग्रेट फाइंडिंग ऑफ एंग्लो फ्रेंच वॉर एंड ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड इट एट एवरी लेवल। दे एक्सप्लॉइटेड कि भारत में राष्ट्रीयता की भावना की कमी है। ये भले डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हो, एवरीवेयर पॉलिटिकल लेवल पे ये चीजों को फ्रैगमेंटेशन करने का प्रयास हो, एवरीवेयर ब्रिटिश इस बात का फायदा उठाते रहे कि भारत में राष्ट्रीयता की भावना बहुत कम है, ना के बराबर है। सो जो सबसे पहला फेज आपके फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में आता है, वो नेशनलिज्म की फीलिंग आती है। और वो नेशनलिज्म की फीलिंग जब डेवलप हो जाती है, दो ब्रॉडर लड़ाई शुरू होती है, दैट इज फ्रीडम स्ट्रगल। सो नेशनलिज्म डजंट मीन फ्रीडम स्ट्रगल। नेशनलिज्म एज अ फीलिंग, इट्स अ साइकोलॉजिकल फीलिंग। ये राष्ट्रवाद की फीलिंग है, और ये राष्ट्रवाद की फीलिंग कई तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है कल्चरल नेशनलिज्म, सांस्कृतिक रूप से। ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है अपने विविधता के रूप में। बट फ्रीडम स्ट्रगल एक्सप्लिसिटली डिमांड करता है कि आपके ऊपर किसी दूसरे फॉरेन कंट्री का रूल है, किसी फॉरेन पावर का रूल है। फॉरेन पावर जो आपका इस नेशनलिज्म फीलिंग्स अलाइन नहीं है, उसको आप हटाने का प्रयास कर रहे हैं। इट्स अ वेरी नैरो डाउन अप्रोच।
सो 67th बीपीएससी मेंस में एक प्रश्न पूछा था, ये कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग ने फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट को लीड किया. सो मेनी पीपल गॉट कंफ्यूज, दे थॉट इट सेम, बट ऐसा नहीं है. और इनफैक्ट अभी रिसेंट में पाकिस्तान के साथ हमारे कुछ स्किमसेस हुए जिसमें हमने ऑपरेशन सिंदूर वी डिड. सो यहां पे हम लोग बहुत ही प्राउड फील किए बिकॉज ऑफ नेशनलिस्टिक फीलिंग. बट यहां पे कोई फ्रीडम स्ट्रगल नहीं है, बट स्टिल नेशनलिज्म की फीलिंग है. सो दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग कि 1857 के विद्रोह के बाद में हम कंटिन्यूअसली एक नया फेज देख रहे हैं जहां पे दिन ब दिन नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ती जा रही है. लेकिन इस नेशनलिज्म की फीलिंग में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है स्टार्टिंग में नेशनलिज्म की भावना, राष्ट्रीयता की भावना को उद्धृत करने में, राष्ट्रीयता की भावना को जन जन तक पहुंचाने में, हर भारतीय कोने में पहुंचाने में, दैट इज सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट. सामाजिक एंड धार्मिक सुधार आंदोलन. सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन जिस तरह से यूरोप में 16th सेंचुरी में विश्व पुनर्जागरण, वैसे ही हमारे भारत में ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन भी पुनर्जागरण का दौर है. पुनर्जागरण का दौर चल रहा है. और सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ने सबसे बड़ा डायरेक्ट रोल प्ले किया है टू एंडेवर इन द डायरेक्शन ऑफ टू इनकलकेट नेशनलिज्म. पहले ये वाला लिंक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट वे द फर्स्ट. जितने भी सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, पहले उनके हम संरचना को समझें. सब एक ग्रुप में दे ऑर्गेनाइज अ बॉडी. बोले वो ब्रह्मो समाज हो या आदि समाज हो, सबने एक बॉडी ऑर्गेनाइज किया और वो बॉडी धीरे धीरे लोगों को पहली बार एक बॉडी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैसे कलेक्टिव फॉर्म में काम होता है, कैसे एक सिविल सोसाइटी आपस में आते हैं एक कॉमन कॉज को लेके. सो एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी का कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ. कैसे आप ग्रुप कंसेंसस को डेवलप करेंगे, कैसे आप आपस में आम सहमति से किसी निर्णय को लेंगे, उस चीज की अवधारणा विकसित होनी शुरू हुई. देन प्रिंटिंग. भारत में प्रिंटिंग पोर्चुगीज के टाइम में ऑलरेडी आ चुका है. पोर्चुगीज ने फर्स्ट इंट्रोड्यूस प्रिंटिंग मशीन्स इन इंडिया. प्लीज कमेंट में बता देना कौन से ईयर में, कौन से कॉलेज में, कौन सी पहली किताब पब्लिश की गई थी. सो दैट इन गोवा, इन दैट उसके बाद से उतना ज्यादा इस चीज का यूज नहीं हुआ. बट जब सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट बढ़ना शुरू हुआ तो ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी ने जो डिसीजन लिया कि हम इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करना चाहते हैं. वी वांट टू प्रमोट विडो रीमैरिज. वी वांट टू प्रोवोक अगेन इंटरकास्ट एसोसिएशंस, चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिशन. सर तो उस समय तो सोशल मीडिया नहीं है ना, उसमें तो फेसबुक नहीं, उसमें यूट्यूब नहीं है, उसमें न्यूज प्रिंट डिजिटल मीडिया नहीं है. तो जो आज के जमाने में व्हाट्सएप है, जो आज के जमाने में यूट्यूब है, वो उस समय का प्रिंटिंग मशीन है. सो पहली बार बहुत ही वाइडर स्केल पे भारतीयों के द्वारा प्रिंटिंग मशीन का प्रयोग होना शुरू हुआ. और आगे जाके ये कल्चर जब नेशनलिज्म अपने पीक पे जाएगा तो वहां पे लोगों का हेल्प करेगा. यू विल सी एवरी प्रोमिनेंट नेशनल लीडर डेफिनेटली कोई ना कोई प्रिंटिंग मशीन से या किसी न्यूज़पेपर से, किसी जर्नल से वो डेफिनेटली एसोसिएटेड होंगे. थर्ड, एजुकेशन. नेशनलिस्ट मूवमेंट को जो शुरुआत में लीड कर रहे होते हैं वो कौन है? वो दे आर ऑल एजुकेटेड पीपल इन वेस्टर्न स्टाइल. और ये एजुकेशन पॉसिबल नहीं हो पाता अगर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट नहीं आया होता. बिकॉज ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का जो सबसे बड़ा प्लैंक था, इनका ये मानना था कि हर चीज को रीजन यानी तर्क शक्ति पे हम
तर्क शक्ति के कसौटी पे तौल के देखेंगे। अगर तर्क के आधार पे इसको हम प्रूव कर सकते हैं तो वी विल एक्सेप्ट इट, अदरवाइज हम ब्लाइंडली किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम डोगमा से बिलीव नहीं करते, वी आर नॉट डॉगमैटिक पीपल। सो एट द सेम टाइम जब रीजन की बात होती है तो रीजन कैन ओनली कम फ्रॉम एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन ब्रिंग्स इनलाइटनमेंट, आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति लेके आता है। और वो एजुकेशन कैसा होना चाहिए? रिफॉर्मिस्ट एजुकेशन, एक मॉडर्न एजुकेशन। और इसी कॉन्सेप्ट को इम्बाइब करते हुए कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोले गए। उन्हीं में सबसे पहला एक है 1817 में हिंदू कॉलेज, और हिंदू कॉलेज कलकत्ता में इट वाज ओपन एंड फाइनली इट बिकेम प्रेसिडेंसी कॉलेज 1856. So lot of schools were opened. सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले, ईश्वरचंद्र विद्यासागर. So lots of educational institutions are being opened. डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी ने बहुत सारे स्कूल्स खोले. So इन सारे स्कूल्स का ये हुआ कि बहुत ही मास लेवल पे अब वो जो फ्री थिंकर वाले लोग हैं वो लोग प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुए, जो नेशनल मूवमेंट को लीड करेंगे हर अलग अलग कोने से. और नाउ जो सबसे बड़ा एकमात्र सिंपल गोल रहा जो अक्रॉस ऑल द रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट सब में रहा, दैट इज अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन. जितने भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए सब में से जो सबसे कॉमन सबसे स्ट्रांग थीम रहा, दैट इज द कैसे औरतों की स्थिति में सुधार लाई जाए. वेदर इट इज सती प्रथा को समाप्त करना, वेदर इट इज विडो रीमैरिज, वेदर इट इज चाइल्ड मैरिज के प्रोहिबिशन पे, वेदर इट इज एज ऑफ कॉन्सेंट, और वेदर इट इज एजुकेशन ऑफ वुमेन. So every social reform movement, association, trust, they all बहुत ही forcefully, बहुत ही vigorously they worked for the upliftment of women. and इसका बेनिफिट क्या हुआ? जो औरतें आज तक पैट्रियार्की के क्लाउड से, पैट्रियार्कल पितृसत्तात्मक सोच से बाहर निकल के सोच नहीं पाती थी. इनफैक्ट अगर उसमें सती प्रथा को बहुत ही क्रूड टर्म में डिफाइन करूं तो सती प्रथा एक ऐसी सोच है जो ये मानता है कि औरतों का अस्तित्व उनके पति के बिना नहीं है. मतलब आप अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है. इवन इफ यू आर बॉर्न एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी बट यू डोंट हैव एन इंडिपेंडेंट एंटिटी बिकॉज ऑफ योर हस्बैंड इज नो मोर अलाइव. सो चूंकि आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं, आपका कोई खुद का अस्तित्व नहीं है, सो पति आपका डाइड, सो इमीडिएटली यू शुड ऑल्सो डाई. और उसके मरने में आपका हम गुणगान करेंगे. सो पितृसत्तात्मक सोच इस तरह से समाज में घेरे हुए है कि एवरीवन इज थिंकिंग लाइक दैट कि औरतों के जीवन इंडिपेंडेंट जीवन है ही नहीं, उनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है. और उस सोच से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का यह परिणाम हुआ कि जब 1905-6 के टाइम पे स्वदेशी मूवमेंट शुरू होता है तो वुमेन वेर लीडिंग द मूवमेंट. और हर दशक के साथ जैसे जैसे नेशनलिस्ट मूवमेंट आगे बढ़ता है वैसा वैसा वुमेन का पार्टिसिपेशन भी कंटिन्यूअसली इसमें बढ़ता जाता है. इनफैक्ट वी विल सी 1905, 1906, 1920-21, 1930-31 एंड फाइनली 1942-43 ये स्वदेशी मूवमेंट, दिस इज योर स्वदेशी मूवमेंट, दिस इज योर नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन, दिस इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एंड दिस इज योर क्विट इंडिया मूवमेंट. एंड यू जस्ट सी विथ इन एवरी मूवमेंट this is continuously participation of women is rising. at जो उनका मास लेवल है वहां पे पार्टिसिपेशन राइज कर रहा है. एट द सेम टाइम जो हायरार्किकल पोजीशन है, लीडरशिप पोजीशन, वहां पे भी राइज कर रहा है. और इस टाइम फ्रेम में 1920-21, 1930-31 के बीच में यू विल सी इन बंगाल में कई सारी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में women will be very leading the strong front. खास करके इंडियन रिपब्लिकन आर्मी चित्तगोंग आर्मरी रेड के बारे में सुना होगा आपने, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दैट. सो और रानी लक्ष्मी रेजिमेंट वाज देयर इंडियन आर्मी.
led by Subhash Chandra Bose, अंडरग्राउंड रेडियो नेटवर्क, क्विट इंडिया मूवमेंट. सो ये सारा पॉसिबल नहीं हो पाता. जो आप मास लेवल पे वुमेन का पार्टिसिपेशन देख रहे हैं, वो पार्टिसिपेशन नहीं पॉसिबल हो पाता अगर सोशलिस्ट रिफॉर्म मूवमेंट नहीं आया होता. सो दैट्स व्हाई जब मैं नेशनलिज्म के पॉइंट्स को, इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूं, तो मेरा सबसे पहला मेरी जो सोच है, जो सबसे पहले फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग, जहां से नेशनलिज्म ने नेशनलिज्म को जिस शक्ति ने प्रमोट किया, वो था धार्मिक एंड सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसको हम भारत का पुनर्जागरण का दौर भी कहते हैं. सो नीडलेस टू से, जब सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में बात चल रही है, भारत के पुनर्जागरण के बारे में बात चल रही है, सो इट स्टार्ट्स विथ राजा राम मोहन राय. सो राजा राम मोहन राय को भारत के पुनर्जागरण का फादर भी कहा जाता है, द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस. राजा राम मोहन राय, इनके नाम में राजा का टाइटल बाद में लगता है. कई बार इनको आप राजा राम मोहन भी पढ़ेंगे बिकॉज ऑफ बंगाली एक्सेंट, एंड एक्चुअली दिस इज मोहन. सो दिस इज अ पर्सन बॉर्न इन 1772, एग्जैक्टली द सेम ईयर जब डुअल गवर्नमेंट बंगाल में खत्म होता है. द सेम ईयर ही वाज बॉर्न, उस साल इनका जन्म होता है. एंड जो उस समय की एजुकेशन व्यवस्था है, उसी के हिसाब से ही वाज ट्रेन्ड अरेबिक, पर्सियन, संस्कृत, इंग्लिश, अरेबिक, पर्सियन, संस्कृत, इंग्लिश. इनफैक्ट इनको कुछ और भी बारे में, इनको कुछ और भी सब्जेक्ट्स, लैंग्वेज के बारे में ही वाज हैविंग डीप नॉलेज, इनफैक्ट उर्दू. ठीक है. सो राजा राम मोहन राय एक ऐसी पर्सनालिटी है जो ही विल स्टार्ट क्रिटिकली थिंकिंग. सो एक्चुअली जब इनका स्टार्टिंग करियर में ही वाज मोर एम्प्लॉयड, वो गवर्नमेंट के बहुत बड़े पोस्ट पे, छोटे छोटे पोस्ट पे इन्होंने बहुत जगह काम किया. और काम करने के दौरान इनको कई अंग्रेजों को वर्किंग और कई तरह के लोगों से इनका मिलना जुलना हुआ, खासकर मिशनरी लोगों के साथ में. और धीरे धीरे इनके थॉट प्रोसेस में एक सोच आने लगा कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों, ये जो सामाजिक इस तरह की स्थिति है, ये स्थिति ऐसी क्यों है. दूसरा, इनकी खुद की भाभी को सती प्रथा में जला के मार दिया गया था. सो ये घटना कभी इनके दिमाग में बड़ा इंपैक्ट होता है, आखिर सती प्रथा क्यों. सो ही स्टार्टेड सो इनका जो मेन इंपैक्ट है, वो उनके जो भाभी सती प्रथा में जो सी डाइड, तो उसका इनको इम्पैक्ट पड़ता है. और धीरे धीरे गवर्नमेंट मशीनरी और कॉन्टैक्ट में है, तो फिर स्टार्टेड डेवलपिंग दो रैशनल थॉट. चूंकि बहुत बड़े स्कॉलर, इन्होंने बहुत पढ़ाई भी किया है, और इनफैक्ट पटना मदरसा में रह के इन्होंने पर्शियन और अरेबिक उर्दू की पढ़ाई की है. सो ही इज ग्रेट स्कॉलर. सो इनके लाइफ में जो मेजर टाइम पीरियड है, सो 1803 से लेके 1805 उन्होंने कंपनी में एज ए राइटर की तरह काम किया. ही वर्कड एज ए राइटर. सो मैंने पहले लेक्चर में बताया हुआ कि राइटर की पोजीशन कौन सी होती है. सो ही वर्कड एज ए राइटर, और इसी फेज में ही रोट वन ऑफ द अर्लीस्ट बुक, तुल्फत उल मुहावदीन, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन इज ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट. तुहफत उल का मतलब होता है एक गिफ्ट. मोनोथीज्म मतलब जो सिर्फ वन गॉड में बिलीव करे. इसको हिंदी में अगर मैं बोलूं, ये एकेश्वरवाद का सिद्धांत है. एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर है. और ये राजा राम मोहन राय इज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेदांतिक थॉट. वेदांत
और वेदांत में जो कॉन्सेप्शन है वो सिर्फ ब्रह्म का है। ब्रह्म इज अ सुप्रीम एंटिटी, ओनली रियल गॉड इज ब्रह्म। वो ब्रह्मा विष्णु महेश वाला ब्रह्म नहीं, इट इज ब्रह्म। कुछ लोग उसको ब्राह्मण पढ़ते हैं, बट इट इज ब्रह्म, अल्टीमेट सुप्रीम रियलिटी, दैट इज ब्रह्म। और इसको उपनिषद, सो उपनिषदिक थॉट के हिसाब से ब्रह्म इज सुप्रीम रियलिटी। इसके अलावा तो इन्होंने पॉलीथीज्म, मतलब पॉली मतलब बहु, मेनी, थीज्म, अलग अलग गॉड के मानने की बोला कि ये चीज बातें गलत है। देयर इज ओनली वन गॉड। ऑल्सो ही टॉक्ड अबाउट मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा को भी इन्होंने अस्वीकार किया कि मूर्ति पूजा एक तरह से भगवान को सीमित कर देना है। जो असीम है उसको तुम कैसे एक सीमित स्वरूप में देख सकते हो। सो मूर्ति पूजा को भी इन्होंने डिस्कार्ड किया। और इस तरह से एक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट में ही टॉक्ड अबाउट एकेश्वरवाद के बारे में। सो उस समय में जहां पे अलग अलग छोटे सेक्ट्स में तुम्हारा समाज विभाजित है, हर एक कम्युनिटी का अपना अलग देवता है, और देवता के नाम फाइट हो रहा है कि भाई हमारा देवता सुप्रीम कि तुम्हारा देवता सुप्रीम। इनफैक्ट अगर आप लोगों को पता होगा तो वैष्णवाइट और शैवाइट, वैष्णव और शैव धर्म का आपस में बहुत बड़ा कट्टर विरोध चलता है। कई शैव राजा ने वैष्णव लोगों को कत्ल करवाया, बर्बाद दिया, और कई वैष्णवाइट ने शैवाइट्स को किल करवाया। दिस इज व्हाट, तो एक बहुत बड़ा सुधार यहां पे है। सो तुफत उल मुहम्मदीन is one of the earliest book written in 1805 when he was working as an employee of the company, and this book was driven by the very concept of a gift to monotheists, that there is only one God and that God is formless. उसको किसी तो मूर्ति के रूप में नहीं उतार सकते हो। सो उसके बाद फिर 1805 से लेके 1809 तक वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एज अ फील्ड वर्कर की तरह काम किया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एज ए फील्ड वर्कर की तरह काम किया। उसके बाद 1809 से 1814 ही वर्कड एज ए पर्सनल असिस्टेंट या फिर पर्सनल दीवान टू कंपनी के जो एक कलेक्टर हैं जॉन दिग्बी। उसके जो पर्सनल असिस्टेंट या पर्सनल दीवान बन के काम किया। एंड जॉन दिग्बी उस समय भागलपुर में he has also served as a collector of भागलपुर। डेफिनेटली उस टाइम फ्रेम में ये आए होंगे राजा राममोहन राय। और फाइनली 1814 में ये कैलकाटा में सेटल हो गए। सो 1814 में कैलकाटा में सेटल होने के बाद 1815 में इन्होंने सबसे बड़ा काम किया, ही एस्टैब्लिश्ड आत्मीय सभा। So आत्मीय सभा as such it is not a very organized group। आत्मीय मतलब क्लोज, जो दिल के बहुत क्लोज हैं, जो आत्मा के बहुत क्लोज हैं, वैसे लोगों का ग्रुप जो आपस में इन बातों को डिस्कशन करता था कि समाज में वैसे कौन कौन सी कुरीतियां हैं, जिन कुरीतियों पे हमें समाज में ऐसी कौन कौन सी कुरीतियां हैं जिन कुरीतियों का हमें उजागर करने की जरूरत है। वो धर्म के वह कौन कौन से भाग हैं, जिन भागों पे धर्म के वे कौन कौन से भाग हैं, जो भाग, वो रीतियां, वो रिचुअल्स जिसको तर्क के आधार पे हम सस्टेन नहीं कर सकते। सो आत्मीय सभा एक क्लोज ग्रुप है, जिस क्लोज ग्रुप में तर्क के आधार की शक्ति पे, रीजन की शक्ति पे, मानववाद की शक्ति पे धर्म के विभिन्न पहलुओं को डिस्कस किया जा रहा है, समाज की कुरीतियों के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, समाज के अलग अलग दबे कुचले वर्गों के बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि ये इनकी ऐसी दयनीय स्थिति क्यों है, सती प्रथा का लॉजिकल रीजन क्या है, व्हाट इज द लॉजिकल कनेक्शन बिहाइंड दैट। सो इस कारण से आत्मीय सभा में एक सेम लाइक माइंडेड, बहुत ही क्लोज। अच्छा, ये क्लोज क्यों है, इसके पीछे भी कारण ये है कि वो जिस समाज में आप एक ऐसे ग्रुप में हैं जहां पे हर तरफ ही ऑर्थोडॉक्सिकल रूढ़िवादी सोच हर तरफ व्याप्त है, वहां पे आपका थॉट एक रेडिकल थॉट है। आप डायरेक्टली उस समय के एस्टैब्लिश सिस्टम को आप चैलेंज करने की बात कर रहे हैं। वहां पे सती प्रथा नॉर्मल है, वैसे स्त्रियों को देवी माना जा रहा है जो सती प्रथा में खुद को स्वाहा कर रही हैं। वो जो मूर्ति पूजा को ही लोग सर्वश्रेष्ठ फॉर्म ऑफ पूजा मान रहे हैं। फॉर्मलेस गॉड का तो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बैकग्राउंड में जा चुका है। इंटर कास्ट और प्योरिटी
दोनों सिनोनिम हो चुके, दोनों दूसरे को पर्यायवाची हो चुके। जितने अपर कास्ट है उतना ज्यादा प्योर है। सो वैसे परिस्थिति में आपको इतना रेडिकल थॉट है तो यू कांट टेक रिस्क, यू कांट गो पब्लिक। फर्स्ट यू हैव टू थिंक अबाउट दैट, हमारी जो सोच है, हमारी सोच में कितनी तार्किकता है। दिस इज व्हाट आत्मीय सभा वो ग्राउंड राजा राम मोहन राय को दे रहा है, जहां पर राजा राम मोहन राय अपनी सोच को अलग अलग अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ में, जो इनके पास तार्किक शक्ति में एक धर्म के अलग अलग पहलुओं को पे समीक्षा कर रहे हैं, और समीक्षा करके इट इज प्रिपेयरिंग ग्राउंड फॉर द बिग रिवॉल्यूशन। सो आत्मीय सभा 1815 आत्मीय सभा वाज फॉर्म्ड, और इसके पैम्पलेट्स कुछ आपस में ये लोग डिस्ट्रीब्यूट क्या करते थे। तो वहां से धीरे धीरे इनको भी अपने बाकी लोगों का सपोर्ट मिला, और इनको भी अपने इस चीज में इनको भी कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ कि वी आर थिंकिंग वेरी राइट डायरेक्शन। उसके बाद 1817 इनका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन वहां पे जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता वो इनको बुला के बोलता है, इनको बुला के राधाकांत देव और अलग अलग और भी लोगों को, कि हमें यहाँ पे एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है, जो एजुकेशन सिस्टम मॉडर्न यूरोपियन स्टाइल बेस्ड हो, जो साइंस के बारे में बात करे, जो फ्री थिंकिंग के बारे में बात करे, जो रैशनलिस्ट थॉट पे हो। क्योंकि आपके यहाँ पे भी ऐसे इंस्टीट्यूशन की जरूरत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कलकत्ता में, बंगाल में बहुत सारे यूरोपियन अंग्रेज लोग रह रहे हैं। सो उनके भी किड्स को पढ़ने की जरूरत है, उनके भी जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनको भी वेस्टर्न मॉडर्न एजुकेशन की जरूरत है। एट द सेम टाइम जो अरिस्टोक्रेसी है, जो बंगाल का लैंडेड क्लास है, जमींदारी वर्ग है, उनको भी अपने बाल बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है। सो दे नीडेड अ काइंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम, एंड उसके लिए 1817 में कलकत्ता का चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हैड अ डिस्कशन विद राधाकांत देव, वेरी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी। आगे जाकर हम देखेंगे कि कैसे ये आदमी राजा राम मोहन राय के साथ में एंटी 36 रन का आंकड़ा बन जाता है। सो राधाकांत देव के साथ मिलके दे फॉर्म हिंदू कॉलेज, एंड राजा राम मोहन राय वाज आल्सो इंस्ट्रूमेंटल, बट ही वाज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड, ही वाज इंस्ट्रूमेंटल। एंड राजा राम, एक और यहाँ पे है, एक और नाम याद कर लेना आपको, डेविड हेयर। ही वाज अ स्कॉटिश वॉचमेकर, और बाद में ये सामाजिक कल्याणकर्ता के रूप, फिलैंथ्रोपिस्ट के रूप में ये अपने आप में समाज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। सो दिस पीपल एस्टैब्लिश 1817 में हिंदू कॉलेज, जो आगे जाके प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कलकत्ता बन जाएगा। प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कलकत्ता उस समय का सबसे प्रीमियम कॉलेज। सो 1817 में होने के बाद दिन 1820, अब इनका ये पीक टाइम चल रहा है। ही इज कॉन्स्टेंटली ये अलग अलग पब्लिकेशंस ला के, मैंने स्टार्टिंग में बताया है कैसे सोशलिस्ट रिफॉर्म मूवमेंट विल यूज द प्रिंट मीडिया, कैसे प्रिंट मीडिया को यूज करेंगे टू प्रोपेगेट देयर आइडियाज। सो 1820 में ही रोट अनदर बुक, द परसेप्ट ऑफ जीसस, गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। और इस किताब में ये क्रिश्चियनिटी पे भी अटैक करेंगे। क्रिश्चियनिटी में ये ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है, उस पर अटैक करेंगे। सो राजा राम मोहन राय अगर क्रिश्चियनिटी में से कोई अच्छी चीज है तो उसको एक्सेप्ट करने के पीछे नहीं हटेंगे, एट द सेम टाइम उसको भी क्रिटिसाइज करने से छोड़ेंगे नहीं। सो जब मिशनरी लोगों के दिमाग में चल रहे करे Raja Ram Mohan Rai, Christianity support, it's not like that. So he also attacked on Christianity. So the Percept of Jesus book came in 1820. उसके बाद इमीडिएटली 4 दिसंबर 1821 बंगाली साप्ताहिकी पत्रिका आनी शुरू होती है, संवाद कौमुदी बंगाली साप्ताहिक पत्रिका। एट द सेम टाइम जस्ट 3-4-5 महीने के बाद दिन केम 12 अप्रैल 1822 मीरात उल अखबार। दिस इज अ पर्शियन
पर्शियन, ये अखबार जो है ये पर्शियन में आ रही है और ये पर्शियन लैंग्वेज में छपने वाली भारत की पहली अखबार बन जाती है। भारत की पहली अखबार पर्शियन लैंग्वेज में छपने वाली बन जाती है। सो चूंकि, और दूसरा मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाई व्हाट? वेदांतिक थॉट, उपनिषद, सिंगल गॉड, ब्रह्म। सो विद दैट इंस्पिरेशन इन्होंने 1825 में एस्टैब्लिश्ड वेदांता कॉलेज। सो ये कंटिन्यूअसली ही इज वर्किंग ऑन दैट और लगातार ये गवर्नमेंट को पेटिशन देते जा रहे हैं फॉर व्हाट? सती सिस्टम को हटाने के लिए। और ये जितने भी इनका धीरे धीरे इनका जो ग्रुप, इनका सर्किल, इनका नेटवर्क बढ़ता जा रहा है और ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न आइडिया ऑफ जस्टिस, लिबर्टी। और एट द सेम टाइम ये वेदांतिक नोशन से भी उतने इंस्पायर्ड है। सो इनका तक बेस्ट ऑफ ऑल द रिलीजन। was thinking of universal religion, Unitarian thought. He was trying to promote unity, there is single God. So इसी थॉट के साथ इनका जो इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, इनका सर्किल बढ़ता जा रहा है और ये लगातार सती को एबॉलिश करने के लिए, विमेन के पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए ही इज कॉन्स्टेंटली गिविंग पिटिशन टू द गवर्नर जनरल। चूंकि इनका सर्किल बहुत बड़ा हो चुका है, सो ही एस्टैब्लिश्ड इन 20 अगस्त 1828 ही एस्टैब्लिश्ड ब्रह्मो सभा। He established Brahmo Sabha, and point here is that कि ब्रह्मो सभा constantly giving petition और फाइनली इनके petition पे 1829 रेगुलेशन 17 was brought। 1829 रेगुलेशन 17 was brought and इसके बाद सती को भारत में कानूनी रूप से बैन किया गया। सती वॉज आउटलॉड, बैन किया गया। सती वॉज बैन्ड। एंड अगेन याद रखना 1828 में ब्रह्मो सभा वॉज फॉर्म, नॉट ब्रह्मो समाज। सो जब फाइनली 8 जनवरी 1830 में ब्रह्मो एक डीड फॉर्म होता है, ट्रस्ट डीड फॉर्म होता है और डीड के थ्रू इसको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जा रहे होते हैं, उस रजिस्ट्रेशन में पहली बार जो शब्द यूज होता है दैट इज ब्रह्मो समाज। 8 जनवरी 1830 को ब्रह्मो समाज के नाम से ट्रस्ट डीड में ये इस्टैब्लिश किया गया। सो इस तरह से ब्रह्मो समाज की स्थापना हुई। ब्रह्मो समाज बिकम द पायनियरिंग मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बॉडी इन बंगाल, जो सामाजिक और धार्मिक सुधार की तरफ बात करें। और मेनली इनका सामाजिक तो मैं सेकेंडरी बोलूंगा, मेनली फोकस धार्मिक है। क्योंकि धार्मिक क्यों है? एक ऐसे समाज की परिकल्पना करो जो 200-300 साल पहले, जहां पर साइंस का कोई रोल नहीं है, एजुकेशन काफी ऑर्थोडॉक्सिकल एजुकेशन है और वो भी ऑर्थोडॉक्सिकल एजुकेशन महज 1-2% लोगों को अवेलेबल हो पा रहा है। तो हमेशा लोगों को हर चीज एक्सप्लेनेशन रिलीजन में मिल रहा है। और रिलीजन किसी भी चीज का एक्सप्लेनेशन कोई भी तर्क, लॉजिक के आधार पर नहीं दे रहा है। कुछ लोग अपने फायदे के लिए रिलीजन का यूज करके कुछ भी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। सो रिलीजन एक ऐसा आइडियोलॉजी बन चुका है, रिलीजन आइडियोलॉजी एक प्रोपेगेंडा बन गया है किसको मास के ऊपर रूल करने का। कुछ भी मनगढ़ंत बात कह दो कि रिलीजन में है, नो नीड टू प्रूव। सो प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। बोल दो हम आज भी भारत में कितने लोग पर्चे काट रहे हैं, दे डोंट हैव एनी प्रूफ। अरे पर्चा काट रहे तो कैसे पता नहीं चला यार कि विमान हादसा होने वाला है? सो दिस इज ऑल बुलशिट। सो ब्रह्मो समाज, this all organization, they will directly attack on the religion. So Brahmo Samaj was formed finally in 1830
लेकिन इसी टाइम पे एक आदमी है 1829 का जो रेगुलेशन 17 आया है सती को आउटलॉ करने के लिए, इसमें समाज के अन्य वर्गों में खुलबुली मचा दी। जैसे मैंने बोला ना अभी कि पर्चा काटने वाले को पता नहीं था कि अहमदाबाद में भी प्लेन क्रैश होगा, तो बहुत लोगों को दे विल थिंक नो यू आर नॉट टॉकिंग, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, यू आर टॉकिंग रेडिकल। तो वैसे ही उसमें भी कुछ मंदबुद्धि लोग हैं, दे विल टॉक, दे विल से लाइक दैट कि या सती प्रथा को बैन नहीं करूंगा कि हमारे समाज हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ है। सो इसी में जो सबसे प्रोमिनेंट नाम आता है वो राधाकांत देव। तो जैसे ही सती प्रथा को बैन किया गया, इमीडिएटली राधाकांत देव ने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया, धर्म सभा, और ये ऑर्गेनाइजेशन इमीडिएटली लॉ को चैलेंज किया। कहां पे? प्रिवी काउंसिल में। क्योंकि भारत में कोई अगर लॉ बन रहा है तो उस लॉ को आप फिर डायरेक्टली आप इंग्लैंड में चैलेंज कर सकते हैं। सो इमीडिएटली चैलेंज दिस लॉ। इसके खिलाफ, सती प्रथा के खिलाफ आप वहां पे लोगों में अलग अलग जगहों पे इसके बारे में बातचीत करना शुरू कर रही है। लोगों में एक तरह से जो एंटी सती पीपल हैं, जो सती को सपोर्ट कर रहे हैं, इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना शुरू किया। सो राजा राम मोहन राय वाज हैविंग नाउ अनदर बिग चैलेंज फॉर हिम। चूंकि इनका लॉ, जिस लॉ पे इतना इन्होंने मेहनत करवा के इस लॉ को, सती प्रथा को इन्होंने बैन करवाया, उसको फिर से प्रिवी काउंसिल में चैलेंज कर दिया गया है। सो ही इमीडिएटली प्लान टू गो टू इंग्लैंड, और प्रिवी काउंसिल में ये अपने साइड से पोजीशन को डिफेंड करने के लिए जाते हैं। और इंग्लैंड में जाने के टाइम पे जो उस समय का मुगल एम्पायर अकबर II हुई ऑल्सो सेज कि भाई तुम जा रहे हो तो मेरे लिए कुछ वहां पे पेंशन वगैरह बढ़ाने की बात करना, कुछ पैसा वैसा ड्यूज है मेरा, बोलना वो भी दे देंगे। और चूंकि मतलब आई एम जस्ट सेइंग ऐसे ताकि आपको याद रह जाए, बिकॉज अकबर II डजंट हैव मच मनी, बोला कि भाई तू जा रहा है तो ले, मेरे तरफ से तू राजा की भाई उपाधि भी ले ले। एकदम पैसा तो नहीं दे पाएंगे, हम खुद ही काफी गरीब हैं, सो हाउ आई विल पे यू, सो आई एम गिविंग यू राजा की उपाधि। सो ही गेव हिम राजा की उपाधि एंड फाइनली ही रीच देयर। वो राजा राम मोहन राय इंग्लैंड पहुंचते हैं। इंग्लैंड पहुंचने के बाद वो अलग अलग काफी लोगों से मिलते हैं, और ऑलरेडी उनका कलेक्शन बहुत ही स्ट्रांगली स्टैब्लिश्ड इंग्लैंड में बिकॉज ऑफ इनका क्रिश्चियनिटी के लोगों के साथ संपर्क है और इंटेलेक्चुअली काफी हैं, तो पत्राचार वगैरह कॉरेस्पॉन्डेंस लगातार इनका होते रहता है। सो बिकॉज ऑफ दैट ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ नेटवर्क, और बहुत सारे सेम माइंडेड पीपल आर देयर इन क्रिश्चियन रिलीजन ऑल्सो, जो कि भी यूनिट सिंगल गॉड्स मोनोथीइज्म में बिलीव करते हैं। सो राजा राम मोहन राय वहां पहुंचते हैं, वहां पे लोगों से मिलते हैं, और मिलने के बाद he presented 3 papers also there. First was the revenue system of India. Second was judicial system of India. And third was material condition of India. उसके अलावा कोरोनेशन, जो कोरोनेशन जॉर्ज चतुर्थ की ताजपेशी हो रही होती है, उसमें भी ये मौजूद रहते हैं। सो इंग्लैंड में वो, इनको लगा कि इंग्लैंड में ही वॉज लिटरली डूइंग ग्रेट वर्क, वहाँ पे डायरेक्टली रह के वहाँ पे लोगों को, जो वहाँ पे डायरेक्ट जो ब्रिटिशर्स हमारे रूल कर रहे हैं, जो कोर है वहाँ पे लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, और इनको समझ में आता है कि यहाँ पे अगर मैं लोगों को कन्विंस कर पाऊँ तो भारत में लॉज फॉर्म कराना ज़्यादा आसान होगा। और बिकॉज ऑफ दैट ही स्टार्टेड थिंकिंग कि हम एमपी का चुनाव लड़के और हम यहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन में हम एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएंगे, और इससे बहुत आसानी से हम भारत में कानून वगैरह, भारत में हम कुप्रथाओं को आउटलॉ करवा पाएंगे। सो ही वाज थिंकिंग ऑफ दैट। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, who was the first elected MP from India or Indian origin in England? और कौन पहले थे जिन्होंने इलेक्शन में खड़े हुए थे, जो इलेक्शन में नॉमिनेट करवाए थे अपना, ठीक है,
यू कैन राइट, ये कमेंट में डाल दो. So he, as I said, he had already very great strong network among the people in England. और उनकी एक फ्रेंड होती हैं मिस मैरी कारपेंटर, और वो ब्रिस्टॉल में रहती हैं. So she asked राजा राम मोहन राय to come to her home. और वहाँ पे काफ़ी और भी इनके दोस्त हैं जो सबसे मिलने के लिए. एंड राजा राम मोहन राय he reached ब्रिस्टॉल, और वहाँ पे he was staying, वहाँ पे उन लोग साथ में रह रहे होते हैं. और इसी बीच में उनको मेंसिनाइटिस हो जाता है. And he died of meningitis. और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि राजा राम मोहन राय के बारे में जितना डिटेल जान सको जान लो. बिकॉज मेजॉरिटी सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों में से मेजॉरिटी 50% क्वेश्चन तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के ऊपर ही आता है. सो बेटर यू नो एवरीथिंग. So while he was dying, he को समझ में आ गया था कि I will not be alive, मैं जिंदा नहीं रहूंगा. तो he asked मिस मैरी कारपेंटर कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे लिए यहाँ पे जितने मेरे शुभ चिंतक लोग हैं उनसे बोलना कि फंड कलेक्ट करके मेरे लिए ज़मीन खरीद के यहीं पे मेरी समाधि स्थल बनवा दें. और इंडिया में एक आदमी है द्वारकानाथ टैगोर, उनसे भी कॉन्टैक्ट करना. सो फाइनली व्हेन ही डाइड, तो उनको वहां पे ही लोकली उनको दफना दिया जाता है. ठीक है. इनफैक्ट दैट इज कॉल्ड स्टेपल्टन गार्डन. लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर आश्चर्य की बात यह है, बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि 10 साल के बाद पुनः इनको यहाँ से निकाल के वहाँ पे एक जगह है आर्नॉस वेल, जहाँ पे इनको पुनः दफना के और वहाँ पे इनका समाधि स्थल बनाया जाता है. समथिंग लाइक इस तरह का कोई आर्किटेक्चर है. ठीक है, इस तरह का आर्किटेक्चर बनाया गया समाधि स्थल. और वहाँ पे एक वो भी लगवाया गया है प्लैक, जिस पे लिखा गया है कि द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा ये बनाया गया है. और आज के डेट में वो इंडियन लोगों का वहाँ पे बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है. ब्रिटिश गवर्नमेंट भी वहाँ पे उसको काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखी हुई है आज भी. एंड वहाँ पे राजा राम मोहन राय की एक मूर्ति भी लगवाई गई है. सो दिस इज ऑल अबाउट राजा राम मोहन राय. इनके सारे जर्नल्स, इनके सारे न्यूज़पेपर यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि इन्होंने सबसे पहली किताब कौन सी लिखी थी, उसके बाद इन्होंने कौन कौन से काम किए, और हाउ ही डाइड, कैसे मरे. और जो कुछ कन्फ्यूजन है, लाइक कन्फ्यूजन की अक्सर किताब सिर्फ ये आपको पढ़ने को मिलेगा कि ही वेंट, इनको इंग्लैंड में भेजा गया था अकबर II के द्वारा. तो अकबर II के द्वारा ये सेकेंडरी कारण था. मेनली ये राधाकांत देव ने जो अटैक किया था सती कानून के ऊपर पे, उसको डिफेंड करने के लिए ही गोज देयर. और फाइनली ये जीत जाते हैं वहां पे. ठीक है, वो जीत जाते हैं. सो ही फाइनली डाइड 1833 ही डाइड. और यहां भारत में ब्रह्मो समाज की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है. ब्रह्मो समाज की स्थिति इज नॉट वेरी गुड. बिकॉज जो उनका मेन फाउंडर है वो मेन फाउंडर तो रहा ही नहीं. सो ब्रह्मो समाज को एक नए लीडर की जरूरत है. कैसा लीडर? जो राजा राम मोहन राय के थॉट के साथ सिंक में हो, जो राजा राम मोहन राय के थॉट को आगे लेके चल सके. और ब्रह्मो समाज जो जस्ट अभी रिसेंटली फॉर्म्ड हुआ है, भारत का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, भारत में बड़ा सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, वन ऑफ द फर्स्ट, क्योंकि उसके पहले भी एक और फॉर्म हो चुका है. ठीक है, वन ऑफ द अर्लीस्ट बॉडी जो बहुत ही इन्फेंट स्टेज में है, बहुत ही शिशु अवस्था में है, इसको भी संभालने की जरूरत है. एंड द नेक्स्ट लीडर व्हिच केम, देवेंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर और द्वारकानाथ टैगोर के बेटे देवेंद्रनाथ टैगोर. नाउ देवेंद्रनाथ टैगोर में ही ज्वाइंड लेट, और बहुत ही रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं. एंड 1838 में 1838 his grandfather died. His grandfather died. और ये इनका बड़ा शॉकिंग था. He started thinking about what is the meaning of life, what is the meaning of death. वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, वो आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण का दौर चल रहा है. और इसी दौर में 1839, जस्ट 1 year later, he formed तत्वबोधिनी
तत्व बोधिनी सभा। तत्व बोधिनी, तत्व मतलब कुछ लोग सत्य को बोलते हैं, और दर्शन में तत्व मतलब हो जाता है वो फंडामेंटल एलिमेंट क्या है जिससे इंटायर ब्रह्मांड, यूनिवर्स, एवरीथिंग जिससे बना है। सो वो एलिमेंट, वो तत्व, वो फाइनल ट्रुथ, वो फाइनल लास्ट थिंग। सो उस तत्व को अगर हम जान जाएंगे तो हमारे जीवन में सारे दुख, भ्रम सभी मिट जाएंगे। आगे तो मोह माया, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मय बना पर। सो तत्वबोधिनी सभा। और फाइनली 1842 में जाके ही फॉर्मली ज्वाइंट ब्रह्मो समाज 1842। और 1843 में इन्होंने तत्वबोधिनी पत्रिका भी पब्लिश करानी शुरू कर दी, ब्रह्मो समाज के अंदर रहते हुए तत्वबोधिनी पत्रिका। सो देवेंद्रनाथ टैगोर से जो एक्सपेक्टेड था कि ब्रह्मो समाज को, चूंकि नया ऑर्गेनाइज बॉडी फॉर्म हुआ है जो सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए काम कर रहा है, तो इसको एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की जरूरत है, इसको एक कोडिफिकेशन, एक रूल्स की जरूरत है। सो एग्जैक्टली इन्होंने यही काम किया। ही कंप्लीटली सिस्टमाइज्ड, ही कोडिफाइड, he systematized, he codified ब्रह्मो समाज। बट एट द सेम टाइम ये राजा राम मोहन राय की तुलना में इनका जो सोच है वो उतना रैशनलिस्ट नहीं है, ये थोड़े कंजर्वेटिव है। उतना बहुत डायरेक्टली, बहुत एकदम आउट फ्रंट पे जाके वो बहुत ही लिबरल, बहुत ही रैडिकल थॉट को प्रमोट नहीं करना चाहते। So he want to slowly let the thing go. और इसी क्रम में he wrote a book, ब्रह्मो धर्म। एंड 1867 में इनके कॉन्ट्रीब्यूशन, ग्रेट वर्क के लिए लोगों ने गिव हिम टाइटल ऑफ महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। सो ब्रह्मो समाज, एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथ, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर के लीडरशिप में। लेकिन 1857 में बहुत ही रैडिकल, बहुत ही यंग 1857 बहुत ही रैडिकल, बहुत ही यंग एक लीडर ज्वाइन करते हैं ब्रह्मो समाज, और यहां से ब्रह्मो समाज की दिशा और दशा दोनों पूर्ण रूप से बदल जाती है। एंड दैट पर्सन इज केशव चंद्र सेन। कई आप केशव भी पढ़ेंगे, चूंकि बंगाली प्रोनाउंसिएशन केशव चंद्र सेन। व्हेन ही ज्वाइंड, जब इन्हें ज्वाइन करते हैं ब्रह्मो समाज, ही वाज जस्ट 19 years old। 19 years old। कहां से पढ़े हैं? वहीं से पढ़े हैं। कहां से? हिंदू कॉलेज के पास आउट है, मतलब पढ़ ही रहे हैं वहां पे। सो नए सोच, नए आइडियाज से ओतप्रोत। सो इन केशव चंद्र सेन ज्वाइन, सो धीरे धीरे स्टार्टेड प्रमोटिंग रेडिकल थॉट्स। ये बहुत ज्यादा इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट डाइनिंग पे बात करना शुरू करते हैं। ही वॉज द फर्स्ट लीडर टू टॉक अबाउट पॉवर्टी एंड जमींदारी। आप गौर से देखोगे जितने भी सोशलिस्ट रिफॉर्म मूवमेंट हुए वहां पे जमींदारी के अगेंस्ट में बहुत कम लोग बात करते हैं, बहुत कम। पॉवर्टी के बारे में बहुत कम लोग बात करेंगे। कास्ट ऑफ वुमेन, और कास्ट ऑफ वुमेन सबसे ज्यादा वुमेन पे सुधार पे फोकस्ड होगा। धार्मिक एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस है, सामाजिक और आर्थिक बहुत ही नगण्य है। So he was the first who talked about poverty and जमींदारी, और इसी सोच के साथ he established the British Indian Society, the British Indian Society in 1859, and this was mainly to promote
स्प्रेड सोशल आइडियाज। सो इनके थॉट बहुत ही रैडिकल है, और एट द सेम टाइम देवेंद्रनाथ टैगोर को मैंने बताया कि थोड़ी कंजर्वेटिव माइंडसेट का वो इतना फास्ट नहीं जाना चाहते। एट द सेम टाइम ही बिलोंग्स टू अरिस्टोक्रेसी, ये समाज के नोबल वेल्थी क्लास से बिलोंग करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। सो यहाँ पे कॉन्फ्रंटेशन होगा केशव चंद्र सेन में और रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर एक तो आइडियोलॉजिकली ही इज कंजर्वेटिव, ही इज मोर रैडिकल प्रोग्रेसिव, एट द सेकंड ही इज टॉकिंग अबाउट जमींदारी पॉवर्टी एंड ही इज नॉट, बिकॉज ही बिलोंग्स टू देम सेम कम्युनिटी। तो थोड़ा सा यहाँ मतभेद शुरू होता है। बिकॉज ऑफ दैट मतभेद यू विल सी केशव चंद्र सेन अपना अलग ब्रह्म समाज से निकल जाते हैं और अपना अलग ब्रह्म समाज बनाते हैं। दैट वाज कॉल्ड ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। इन 1866 11th May ही फॉर्म ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया जिसको भारतवर्षीय ब्रह्म समाज भी कहते हैं, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। और दूसरा जो रिमेनिंग जो ओरिजिनल वाज कॉल्ड आदि ब्रह्म समाज, जिसको देवेंद्रनाथ टैगोर लीड कर रहे हैं। आदि ब्रह्म समाज बहुत सीमित होकर बंगाल तक रह जाता है, और भारतीय ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बाय केशव चंद्र सेन इज स्प्रेडिंग लाइक अ फायर। ये अलग अलग प्रांतों में घूमना शुरू करते हैं। ही विल गो टू महाराष्ट्र, ही विल गो टू साउथ इंडिया। बिकॉज ऑफ केशव चंद्र सेन एफर्ट यू विल सी कि महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का फॉर्मेशन होता है, एट द सेम टाइम वेदा समाज का फॉर्मेशन, जो कि आगे चलकर ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया कहलाएगा, उसका फॉर्मेशन साउथ इंडिया में होता है। इतना ही नहीं, ये इस 1866 के बाद ही ऑल्सो गोज टू ही वेंट टू यूरोप, इंग्लैंड। ही क्वीन विक्टोरिया से ही मेट। इनके आइडियाज रेडिकल हैं। ये ब्रह्म समाज को इंटरनेशनल लेवल पहुंचाना चाहते हैं। भारत के हर कोने प्रांत तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि ब्रह्म समाज का आइडियाज, राजा राम मोहन का आइडिया वहां तक पहुंचे। सो ही वेंट टू इंग्लैंड से आने के बाद 1870 इन्होंने एक अलग ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। वहां से आने के बाद केशव चंद्र सेन के दिमाग में नाउ इसको इंटरनेशनल लेवल पे इसको बढ़ाना है, तो सी फॉर्म इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, जिसका 5 मेन पिलर है। दैट इज पॉवर्टी, एजुकेशन, जमींदारी, वुमेन एंड कास्ट। सो टाइम एंड अगेन आई एम सेइंग यू, ही वाज द फर्स्ट टू टॉक अबाउट जमींदारी एंड पॉवर्टी। आप देखो अलग अलग मूवमेंट्स में यू विल नॉट फाइंड दिस articulation of zamindari and poverty. Those reform movements are only focused on the religious aspect, especially caste and women. So Indian Reform Association का जो women wing है, that women wing formed one of the earliest college for women, female normal school, and also female normal school. फीमेल नॉर्मल स्कूल। दिस फीमेल नॉर्मल स्कूल के अलावा ब्रह्मो गर्ल्स स्कूल्स वगैरह को स्टैब्लिश किया गया। सो केशव चंद्र सेन वाज वेरी, मतलब ही वाज ग्रोइंग लाइक अ फायर। उनके अंदर वो आग वाली शक्ति थी। ही वाज वेरी गुड ऑरेटर। सो बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट ब्रह्मो समाज इज स्प्रेडिंग लाइक अ वाइल्ड फायर। इसके आइडियाज वाइल्ड फायर की तरह काम कर रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट 1878 नेटिव मैरिज एक्ट वाज पास्ड, जिसको कास्ट चाइल्ड मैरिज एबॉलिशन एक्ट 1872 भी कहा जाता है। कास्ट चाइल्ड मैरिज एबॉलिशन एक्ट 1872 भी कहा जाता है। सो May 1878 में इसके पीछे कारण ये था कि ब्रह्मो समाज ने जिस तरह से शादी की जो प्रथा बनाई थी, ब्रह्मो समाज के अगर आप फॉलोअर हैं तो आपको पिछली क्लास के जो हिंदू रीति रिवाज से शादी करने की जरूरत नहीं है। यू कैन सिंपली मैरी बाई फॉलोइंग आप ब्रह्मो समाज के रीति रिवाज को फॉलो करके बहुत सिंपल तरीके शादी कर सकते हैं। अब समस्या क्या है, क्या इस तरह से शादी की गए संबंध को
इस तरह कंपेनियनशिप को क्या वैधानिक मान्यता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अगर नहीं मिलेगी तो इस तरह से शादी होने को उसको अवैध करार दिया जाएगा, और जो बच्चे एज ऑफस्प्रिंग्स will come, they will also be treated as a illegitimate child. So नेटिव मैरिज एक्ट को इन्होंने बहुत लगातार पिटीशन देते रहे, फाइनली नेटिव मैरिज एक्ट पास हुआ, और इसने पॉलीगैमी मतलब बहु शादीवाद, एक आदमी एक ही शादी करेगा, ऐसे कुरीतियों के ऊपर कंट्रोल किया। लेकिन एट द सेम टाइम इसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये था नेटिव मैरिज एक्ट में, अच्छा हाँ, लड़की की शादी की उम्र 14 साल रखी गई, लड़कों के 18 साल। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम यहां पे चाइल्ड मैरिज में यू विल सी किसमें लड़की ब्राइड का जो एज है दैट इज हैज बीन फिक्स्ड 14 इयर्स। एंड ऑल्सो जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि आपको इस ब्रह्मो समाज के नेटिव मैरिज स्पेशल एक्ट में आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि मैं किसी और धर्म, हिंदू, क्रिश्चियनिटी, सिख, जैन, पारसी, बुद्धिज्म, इस्लाम, मैं किसी और को फॉलो नहीं करता हूं। सो ये बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट बन गया, क्योंकि देवेंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि अगर कोई बंदा ये प्रोफेस कर रहा है कि मैं हिंदुइज्म वगैरह फॉलो नहीं कर रहा, इस तरह से ब्रह्मो समाज हिंदुइज्म से अलग हो जाएगा। उनका गोल हिंदुइज्म से अलग नहीं होना था, उनका गोल था कि हिंदुइज्म के अंदर रहकर रिफॉर्म लाना है। सो यहां पे अगेन एक टेंशन अराइज होता है देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में। और चूंकि ये डायरेक्टली लोगों को ये इस लॉ में डिक्लेयर करना पड़ता था कि मैं हिंदू समाज को बिलोंग नहीं करता हूं, मुस्लिम समाज को बिलोंग नहीं करता हूं, सो बहुत इसके फॉलोवर्स नहीं मिले। और आज भी बहुत ही लिमिटेड पॉकेट में नेटिव मैरिज एक्ट को लोग फॉलो करते, स्पेशली ब्रह्मो, अभी जो लेटेस्ट ब्रह्मो वाले। सो विद दिस डेवलपमेंट, बट हाँ, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट था, लेकिन इस एक्ट ने केशव चंद्र सेन की लुटिया डुबा दी। जो आदमी वाइल्ड फायर की तरह ही वॉज स्प्रेडिंग, वो फुस हो गया। एक्चुअली व्हाट हैपेंड, इन्होंने अपनी ही बेटी की शादी 13 साल की उम्र में हिंदू रीति रिवाज को फॉलो करते हुए कुछ बेरार के प्रिंस से करवा दी, लड़का भी अंडर एज। और इसके बाद केशव चंद्र सेन पे खूब पर्सनल अटैक हुए। आप हिपोक्रेट हैं, आप हिपोक्रेसी आप फॉलो करते हैं। और केशव चंद्र सेन वाज ट्रीटेड लाइक अ ट्रेटर। द एक्ट ऑफ चाइल्ड मैरिज वाज ट्रीटेड एज अ बिट्रेयल। ये धोखा है। आप जिस चीज के बारे में सर आप सबको बता रहे हैं, जिस चीज के बारे में आप प्रोफेसी कर रहे हैं, वो चीज आप खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो यहां से फिर से इनका जो भारतवर्षीय ब्रह्मो समाज है, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, इट विल अगेन टूटेगा। और इस बार जो लोग टूट के आ रहे हैं, बोल रहे हैं बहुत ज्यादा दुखी हैं केशव चंद्र की सोच से कि केशव चंद्र हमें अंतरराष्ट्रीय लेवल पे ब्रह्मो समाज के पहुंचाने की बात की। इसने रेडिकल इतने बड़े बातें की, इसने बोला कि बिल्कुल असाधारण बना देंगे ब्रह्मो समाज को, और फाइनली अंतिम में क्या किया? तो भैया हमें इतनी बड़ी बातें नहीं करनी, हमें बिल्कुल असाधारण लोग नहीं चाहिए, हमें बहुत ही साधारण रूप से बेसिक काम हम पूरा करें। और दे फॉर्म साधारण ब्रह्मो समाज, एंड दिस वाज फॉर्म्ड बाय आनंद मोहन बोस, जो आगे चल के यू विल सी इट वाज फॉर्म्ड इन आई थिंक 1878। there is one correction. Native Marriage Act was passed in 1872. There is correction 1872. 1878 में बेटी की शादी होती है। बेटी की शादी होने के बाद 1878 में ब्रह्मो समाज ऑफ साधारण ब्रह्मो समाज was formed. So साधारण ब्रह्मो समाज was formed. नाउ ये एक बहुत बड़ा शॉक है किनके लिए? केशव चंद्र सेन के लिए। सो केशव चंद्र अगेन ट्राइंग टू रिवाइव, वो अपनी इमेज को फिर से रिवाइव करने का प्रयास करते हैं। उस रिवाइवल के दौरान ही
he tried to form new organization, new dispensation, नव विधान 1881 के जनवरी में ही फॉर्म नव विधान। और इसकी अपनी पत्रिका भी शुरू होती है। दैट पत्रिका वाज आल्सो कॉल्ड न्यू डिस्पेंशन। और इनका जो फ्लैग है वो फ्लैग इट्स समथिंग लाइक दैट। इस फ्लैग में आपको त्रिशूल भी देखने को मिलेगा, इस फ्लैग में आपको इस्लाम का चांद भी देखने को मिलेगा, एट द सेम टाइम आपको इसमें क्रिश्चियनिटी क्रॉस भी देखने को मिलेगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू डिस्पेंशन, नव विधान, जहां पे ये लेके नई सोच को लेके आते हैं, बट एट द सेम टाइम अब इनका वो ऑरा नहीं है, वो इनका ग्लैमर खत्म हो चुका है। एंड फाइनली ही विल डाई इन 1884। शायद ये जिंदा होते तो शायद ये कांग्रेस में ही पार्टिसिपेट करते, बट बिकॉज ऑफ इनका सिंगल मिस्टेक, मे बी वॉट एवर बी द पर्सनल रीजन, इनके पूरे करियर का जो जितना भी इन्होंने शाख कमाया था उस शाख को तोड़ कर रख दिया। बट ऑल द ही इज अ कंट्रोवर्शियल फिगर, बट इनका कंट्रीब्यूशन को डिनाई नहीं किया जा सकता। ही कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। इन्होंने ब्रह्मो समाज को एक पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनाया, अलग अलग जगह पे। वेद समाज इन साउथ इंडिया एंड प्रार्थना समाज इन महाराष्ट्र, इट वॉज फाउंड बाय डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द its formation by the Keshav Chandra Sen. At the same time, Keshav Chandra Sen की कुछ writings and publications हैं that you should must keep in your mind. First is that कि ब्रह्मो समाज vindicated. ब्रह्मो समाज vindicated. Basically ये this is a collection of pamphlets. उसके अलावा न्यू डिस्पेंशन बुक तो उन्होंने लिखी थी। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ही वॉज एडिटर ऑफ इंडियन मिरर। ही वॉज एडिटर ऑफ द न्यूज पेपर इंडियन मिरर, ठीक है। एंड दिस वॉज द इंग्लिश न्यूज पेपर। अपार्ट फ्रॉम दैट ही वॉज ऑल्सो राइटिंग द अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज पेपर, दैट इज वॉज धर्म तत्व, दैट वॉज इन बंगाली। about entire ब्रह्मो समाज। अब हम we talked about immediately, अब जस्ट हमने बात किया था नेटिव मैरिज एक्ट। सो नेटिव मैरिज एक्ट का बहुत बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा। सो नेटिव मैरिज एक्ट में जो कमियां थी वो आगे जाके एज ऑफ कंसेंट एक्ट में इसकी कमियां को दूर किया गया। और फाइनली शारदा एक्ट में फाइनल एक्ट को लाया गया, जो भी बची खुची कमियां रह गई थी। सो एक्चुअली ये आपको एक्ट्स का प्रॉपर क्रोनोलॉजी आपको किसी किताब में बहुत ढंग से नहीं मिलेगा। दैट्स आई एम टेकिंग हियर एज ए सेपरेट टॉपिक, रिफॉर्म मूवमेंट में ही, औरतों को सुधार में ही, हाउ दिस क्रोनोलॉजी मूव्ड। सो अभी जैसे मैंने बात किया था नेटिव मैरिज एक्ट के बारे में, तो नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव सिविल मैरिज बिल 1868 में 1868 में लॉ मेंबर सर हेनरी समर मैने के द्वारा फाइल किया गया था केशव चंद्र के पिटीशन देने के कारण। सो फाइनली 22 मार्च 1872 को नेटिव मैरिज एक्ट वाज पास्ड। जैसा मैंने बताया आपको कि इस वाले एक्ट में सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट था कि इसमें ब्राइड के एज को 14 ईयर्स और ग्रूम के ईयर्स को 18 ईयर्स तक रखा गया। बट ये एक्ट बहुत ही इंपैक्टफुल नहीं हो पाया। एक तो खुद ही केशव चंद्र सेन के कारण, दूसरा इसका जो क्लॉज, दिस क्लॉज में यू हैव टू डिक्लेयर योरसेल्फ कि मैं ना तो हिंदुइज्म से हूं, ना इस्लाम से हूं, ना क्रिश्चियनिटी से हूं, बिकॉज ऑफ दैट। बट हाँ, इज द फर्स्ट टाइम एक लीगल रूप से इस बात को एक्नॉलेज किया गया कि 14 ईयर्स शुड बी द एज ऑफ द ब्राइड। बट अभी भी जो कॉन्सेप्ट है मैरिटल रेप का, दैट कॉन्सेप्ट हैज नॉट बीन पब्लिकली इस चीज को अभी तक डिस्कस नहीं किया। भारत अभी उतना प्रोग्रेसिव नहीं हुआ है। कुछ सेक्सुअल रिलेशनशिप है, किस एज के तक शादी में भी अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप है तो ऐसा तो नहीं है ना कि चाइल्ड मैरिज हो गया और 5-6 years ओल्ड गर्ल्स के साथ में इफ आर हैविंग सेक्सुअल रिलेशनशिप, इवन इफ समथिंग हैपेंस टू हर, तो क्या उसको मैरिज के नाम पे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए? सो इसी चीज पे विवाद चल रहा है। और इसी चीज के विवाद में
एक बहुत बड़ा तूफान आता है इस पर्टिकुलर शादी के रिलेशनशिप और सेक्सुअल कंजुगल राइट्स को लेकर। बहुत बड़ा तूफान आता है रुकमाबाई केस के नाम से। रुकमाबाई केस, भीखाजी वर्सेस रुकमाबाई केस। भीखाजी वर्सेस रुकमाबाई केस क्या है कि भीखाजी की शादी रुकमाबाई से होती है। रुकमाबाई उस समय ये 19 साल के होते हैं, रुकमाबाई आई थिंक 10-11 साल की होती है। और रुकमाबाई अपने सौतेले पिता के पास रह रही हैं। वो काफी एजुकेटेड और ही इज ऑल्सो डॉक्टर। तो जब शादी होती है तो ये समय ये डिसाइड किया जाता है कि भीखाजी घर जमाई बन के रहेंगे। एंड आफ्टर सम टाइम इसकी भीखाजी की मां मर जाती है तो ये अपने चाचा के पास चला जाता है, वहां रहने लगता है और काफी कुछ कर्ज वर्ज भी उसके ऊपर हो जाता है। तो उसको लगता है कि चूंकि रुकमाबाई के फादर वेल ऑफ फैमिली से हैं और रुकमाबाई फ्रॉम वेल ऑफ फैमिली से है तो वो मेरे साथ रहने लगे तो मैं पैसा वैसा मिल जाएगा और मैं कर्ज से मुक्ति पा सकता हूं। सो ही आस्क्ड रुकमाबाई टू कम टू हर एंड वो नहीं आती। सो फाइनली वो कोर्ट में जाकर केस कर देता है कि मेरी से शादी हुई है और मेरा हक है, मेरे कंजुगल राइट्स को रिस्टोर करो। मेरा हक है को मेरे साथ रहे एंड आई विल एस्टैब्लिश डेफिनेटली सेक्सुअल रिलेशनशिप। कंजुगल राइट्स का मतलब उसमें वो भी एक इम्प्लिसिट पार्ट है। एंड जो कोर्ट में केस गया और जो सिंगल बेंच ने रुकमाबाई के फेवर में दी। रुकमाबाई ने सब मना कर दिया कि मैं कंजुगल राइट्स को मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, मेरी बॉडीली ऑटोनॉमी है, मैं नहीं जाऊंगी। सो फिर इस जजमेंट के खिलाफ सिंगल बेंच के खिलाफ डबल बेंच में अपील किया गया और डबल बेंच का अपील ने रुकमाबाई के अगेंस्ट रूल दिया। बोला कि या तो तुम वहां पे जाओ, नहीं तो 6 महीने के लिए जेल जाओ, या तो तुम कंजुगल राइट्स अपने पति को वापस लौट जाओ, नहीं तो जेल जाओ। और ये एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा माहौल है, भारत में पहली बार शादी के रिलेशन में, इतने क्लोज रिलेशन में कोर्ट का इंटरफेरेंस हो रहा है, लॉ का इंटरफेरेंस हो रहा है, तो समाज में इतना हलचल मच गई है। आखिर ये लोगों को ये बिल्कुल बियॉन्ड इमेजिनेशन लग रहा है कि एक पति पत्नी के रिश्ते को इतने जिसको सदियों से सैंक्टिटी, जिसको वेद मनुस्मृति धर्म ग्रंथ से सैंक्टिटी, उसमें लॉ, उसमें अंग्रेज कानून क्या करेगा। सो ये और इस समाज में इसके अगेंस्ट में रिएक्शन भी आ रहा है। सो बहुत जैसे बाल गंगाधर तिलक, ही इज अपोजिंग, वो इस तरह से कानून के इंटरफेरेंस अपोज कर रहे हैं, बोले नहीं ये हमारे रीति रिवाजों में इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। एट द सेम टाइम प्रोग्रेसिव थॉट जो लोग हैं वो रुकमाबाई को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अलग अलग न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स वगैरह लगातार पब्लिश हो रहे हैं रुकमाबाई के सपोर्ट में कि नहीं सी इज डूइंग राइट, उसका चॉइस है वेदर सी वुड गो और नॉट। और इनफैक्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल लगातार पब्लिश हो रहा है इंडियन लेडी के नाम से, स्यूडोनेम इंडियन लेडी के नाम से, और वो डायरेक्टली बार बार रुकमाबाई के फेवर में अलग अलग आर्गुमेंट्स दे रहा है, लोग उससे काफी प्रभावित हो रहे हैं। बाद में पता चला कि इंडियन लेडी के नाम से कोई और नहीं, रुकमाबाई खुद आर्टिकल लिखा करती थी। सो व्हेन जजमेंट केम कि आपको कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि इधर आप उसके साथ रहो या फिर 6 महीने तो जेल जाओ। सी सेड कि मैं 6 महीने जेल जाना मंजूर है, बट मैं आई वोंट लिव विथ हिम। देन ऑल्सो सी अपील टू क्वीन विक्टोरिया। बात वहां तक पहुंच गई, क्वीन विक्टोरिया ने फाइनली रुकमाबाई के फेवर में शादी को ही डिसॉल्व कर दिया। बोला कि शादी को मैं निरस्त करती हूं। और चूंकि इस पे इतना ज्यादा ये इशू बन गया और काफी लोग रुकमाबाई के सपोर्ट में आ गए, सो फाइनली भीखाजी जो उसका हर हस्बैंड 2000 रुपए पे फाइनली सेटलमेंट करके ही बैक्ड ऑफ। बट रुकमाबाई केस ने पहली बार भारत में ये चीज को बहुत ही फोर फ्रंट पे लेके आया कि लीगल बाउंड्री शुड डिसाइड कि व्हाट शुड बी द कंजुगल राइट्स, और क्या उसके अंदर क्या किस लेवल तक उसमें लॉ शुड इंटरफेयर। सो ये रुकमाबाई केस बिकम वेरी फेमस, और आगे चलकर जो रुकमाबाई बिकम वेरी प्रोमिनेंट, बहुत ही लीडिंग, बहुत आगे पढ़ के आई थिंक सी बिकम डॉक्टर, आई एम नॉट एट श्योर, बट आप लोग देख लीजिएगा, सी बिकम डॉक्टर लेटर ऑन। सो रुकमाबाई 1884 से 1888 तक ये इट बिकम वेरी प्रोमिनेंट केस,
और इसी बीच में एक और लड़की है, फूलमणि देवी। एक और लड़की है फूलमणि देवी, ठीक है, एंड शी डाइड जस्ट इज एट द एज ऑफ 10 years. At 10 years he was married to a 35 years old person, and because of sexual act इतना violently जो भी है, मतलब she is very under age, और sexual act she died. और ये बच गया, वो लड़का बच गया बिकॉज आईपीसी में 10 years से अबव को बच्चा नहीं मानता सेक्सुअल एक्ट के लिए। अगर आप शादी में हो, इफ यू आर इन अ मैरिड रिलेशनशिप एंड योर वाइफ इज बिलो 10 years, देन ओनली यू विल बी पनिश्ड। अगर 10 साल से बड़ी या बराबर है तो नहीं। तो वो आदमी बच गया फुलमनी वाले केस में। सो यहां भी बहुत सारे लोग, स्पेशली पंडिता रमाबाई जस्टिस एमजी रनाडे की वाइफ है ये पंडिता रमाबाई, और जस्टिस एमजी रनाडे भी मैं आऊंगा वेस्टर्न सोसाइटी के ऊपर में, देन वी विल टॉक इन वेरी डिटेल हु इज दिस पर्सन एमजी रनाडे। जिस तरह जो रोल यहाँ पे ब्राह्मण समाज में राजा राम मोहन राय का, दैट सेम रोल ही विल प्ले इन द वेस्टर्न इंडिया और एमजी रनाडे। सो पंडिता रमाबाई उनकी वाइफ है, एंड दे ऑल पिटिशन, इनफैक्ट जो एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट, तो जो ड्राफ्टिंग है, दैट ड्राफ्टिंग हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय एमजी रनाडे बिकॉज ही वो खुद ही जज हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट में जज रह चुके हैं। सो ही ड्राफ्टेड एज ऑफ कंसेंट एक्ट, और फाइनली 9 जनवरी 1891 को बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय सर एंड्रयू स्कॉबल, एडवोकेट जनरल ऑफ बॉम्बे, सर एंड्रयू स्कॉबल, एंड दिस बिल वॉज पास्ड। ऑल्दो बाल गंगाधर तिलक, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सभी इस लॉ को अगेंस्ट में। बाल गंगाधर तिलक का मानना है कि दिस एक्ट इज इंटरफेयरिंग विथ हिंदू ट्रेडिशन एंड कस्टम, बट जहां तक व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि बाल गंगाधर तिलक यहां पे गलत हैं। लॉ इज नॉट ओनली फॉर डिस्क्रिप्टिव रोल, लॉ इज ऑल्सो फॉर नॉर्मेटिव रोल। Law doesn't deal only with is, law also deal what out to be. So in the wisdom of hindsight, I can say that Mr. Bal Gangadhar Tilak, you were incorrect on this particular front. Law also deals with the realm of out to be, and definitely this act of Age of Consent Act 1891 was a progressive step in the realization of gender justice. सो 1861 ये 1891 एज ऑफ कंसेंट एक्ट में व्हाट चेंजेस क्या आए? तो चेंजेस सबसे बड़ा ये है कि अब 10 साल की जगह पे 12 years, ये जो 10 साल का एक्सेप्शन था उसको 12 साल कर दिया गया। लेकिन हाउएवर ये अभी भी बहुत कम है, ये अभी भी कम है, लेकिन उस हिसाब के हिसाब, उस समय के हिसाब से ये एक प्रोग्रेसिव माइलस्टोन है। नाउ विमेन का एज अब 12 साल के कम उम्र के लड़के के साथ में अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, इवन इफ शी इज योर वाइफ, यू विल बी पनिश्ड, दिस विल ट्रीट एज रेप। और ध्यान रखने वाली बात है कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट ने कहीं से भी शादी के उम्र के साथ छेड़छाड़ नहीं किया है। तो शादी का उम्र जो 18 साल 14 साल नेटिव मैरिज एक्ट में था वो एज इट इज रह गया। सिर्फ और सिर्फ जो इंटरकोर्स करने का जो एज है, ओनली दैट एज वाज चेंज्ड। और एज ऑफ कंसेंट एक्ट में एक्चुअली मीडिया ने इसे नाम दिया, एक्चुअली इस एक्ट का नाम था इंडियन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1891, बट बिकॉज ऑफ प्रेस मीडिया ने इसे एज ऑफ कंसेंट एक्ट का नाम दिया। एक्चुअली में इसका नाम था इंडियन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1891। एंड नेक्स्ट बिग माइलस्टोन वाज द शारदा एक्ट। सो शारदा एक्ट 1891। सो देख के दिमाग में यहाँ तक कोई लेडी शारदा होंगी जिनके दिमाग में या फिर जिनके साथ कुछ हुआ होगा और उन्हीं के नाम पे, या फिर कोई बहुत बड़ी ग्रेट सोशल रिफॉर्मर्स होंगे। बिकॉज हाउ वी मेक अजम्पशन, अगर आपके दिमाग में ये अजम्पशन आ रहा है तो बिल्कुल आप सही हैं, आप बिल्कुल एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। अगर आपको दिमाग में शारदा देखने के बाद ये आ रहा है कि शारदा एक सोशल रिफॉर्मर होंगी, आप एक बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही आपको सोचना है।
शारदा वाज नॉट अ सोशल रिफॉर्मर, ना ही कोई औरत है. शारदा वाज द पर्सन जिन्होंने इस बिल को स्पॉन्सर किया. ही वाज राय साहब हरबिलास शारदा. राय साहिब हरबिलास शारदा. एंड द बिल ऑफ का नाम था चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929. चूंकि इसको स्पॉन्सर राय साहब हरबिलास शारदा ने किया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड शारदा एक्ट. ठीक है. So these are the three major reform in India. This was particularly brought for to abolish child marriage. ठीक. So this बार हमने 3 मेजर एक्ट के बारे में बात कर लिया. ठीक है. इसके अलावा अब आते हैं बंगाल के 2-3 और मेजर इंपॉर्टेंट. सबसे ब्रह्मो समाज के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज यंग बंगाल मूवमेंट. अब ये यंग बंगाल मूवमेंट क्या है? ये यंग बंगाल मूवमेंट क्या है? बेसिकली इसके जितने भी फॉलोवर्स हैं वो बहुत ही यंग हैं. एक महज 17 साल का लड़का जो कि 1809 में ही वॉज बॉर्न, हेनरी लुई विवियन डेरेजियो. हेनरी लुई विवियन डेरेजियो ये एंग्लो इंडियन है. एंड ही वॉज प्रोडिजी उसको बोलते हैं जो बहुत ही शार्प इंटेलेक्ट होता है, बहुत ही शार्प ब्रेन होता है. ही इज प्रोडिजी. महज 17 साल की उम्र में उसे हिंदी कॉलेज राधाकांत देव वाले कॉलेज में ही बिकेम ए प्रोफेसर ऑफ व्हाट? इंग्लिश एंड हिस्ट्री. एंड ही वाज सो रैडिकल, सो अहेड ऑफ हिज टाइम. इनफैक्ट राजा राम मोहन राय से बहुत रैडिकल है ये. सो ये सब चीज को डिस्कार्ड करता है. बोलता है कुछ भी जो रीजन पे नहीं, जो रीजन के ग्राउंड पे नहीं है, जो तर्क शक्ति का आधार पे जिसको हम सस्टेन नहीं कर सकते, आई वोंट एक्सेप्ट. और ये एज भी वैसा है, 17 साल की उम्र. और जो यहाँ पे पढ़ा रहा है बच्चों को, वो बच्चे भी इस ग्रुप के हैं. सो उन्होंने एक बहुत ही रैडिकल ग्रुप उस पर्टिकुलर एज में उन्होंने बहुत ही बड़े रैडिकल ग्रुप का फॉर्मेशन किया. इनफैक्ट कहा जाता है कि दे ऑल्सो ईट बीफ. साथ में खाना पीना उठना बैठना तो बहुत नॉर्मल सी चीज है. एंड दे ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, थॉमस पेन. बहुत सारे जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं, ही इज इंस्पायर्ड. एंड ही इज ऑल्सो इसने भारत के प्रति बहुत ही पैट्रियोटिक, देशभक्ति से परिपूर्ण इसने बहुत सारी कविताएं लिखी. उसमें से एक बहुत ही फेमस कविता है, टू इंडिया माई नेटिव लैंड. और कहा जाता है कि ही इज द फर्स्ट नेशनलिस्ट इंग्लिश पोएट. इंडिया माई नेटिव लैंड. सो याद रखना, अगर पूछा जाए कभी क्वेश्चन में, हु वाज द फर्स्ट नेशनलिस्टिक इंग्लिश पोएट, ही वाज डेरेजियो. सो हेनरी विवियन डेरेजियो वाज द फर्स्ट इंग्लिश पोएट. बहुत ही अच्छी कविता लिखता था. ही वाज कॉल्ड कीट्स ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ हिज पोएटिक behavior. He also wrote one of the fakir of Jangira, the fakir of Jangira. He also wrote. So ये दो उसके मेजर काम थे. उसके अलावा he also worked as a sub editor Indian Gazette में. He wrote articles as sub editor of Indian Gazette. But 1800 आई थिंक 32 में 1831 में 25 अप्रैल 1831 में राधाकांत देव और बाकी लोगों ने मिलके इसको हिंदू कॉलेज से डिसमिस कर दिया कि सेइंग कि तुम यहाँ के युवाओं को करप्ट कर रहे हो, तुम यहाँ के युवाओं को भ्रष्ट कर रहे हो. फाइनली ही वाज डिसमिस्ड एंड वेरी यंग एज ऑफ 22. आई थिंक 4-5-6 महीने बाद ही डाइड ऑफ कोलरा.
at a young age of 22 years. So when he died, उस टाइम फ्रेम पे उसके जो फॉलोवर्स थे दे ब्रिंग आउट बंगाली पत्रिका ज्ञान अन्वेषण प्लीज चेक, आप लोग देख लेना इसका स्पेलिंग, ज्ञान अन्वेषण, इंग्लिश में से लिखते हैं ज्ञान JNAN, ज्ञान अन्वेषण, and the English they published the Inquirer. The Inquirer 1832. Finally, when Deleuze died, actually this was not a very formal organization like Brahmo Samaj and others. So they finally formed in 1838 an organization, Society for the Acquisition of General Knowledge. जो उसके followers and pupils, they formed the Society for the acquisition of general knowledge. ठीक, so this is young Bengal movement because of you. Now आप बहुत अच्छे से correlate कर सकते हैं why he was called young. Now next very prominent person, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय विद्यासागर का इनको उपाधि बाद में मिलता है when he topped in an examination. तो इनको ओशियन ऑफ नॉलेज कहा जाता है. फाइनली 1839 में ही वाज गिवन टाइटल ऑफ विद्यासागर टाइटल was given to him in 1839. So in 1849 he became the assistant secretary. 1849 he became the assistant secretary to the Sanskrit College. Assistant secretary to the Sanskrit College. और यहां पे आने के बाद तो सबसे बड़ा काम क्या ही ओपन, यहां पे नॉन ब्राह्मी बच्चों को भी वहां पे एडमिशन देना स्टार्ट किया. फिर फाइनली इनको 28 जनवरी 1851 ही बिकम द प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज. सो इस फेज में भी इन्होंने बहुत काम किया, बट फाइनली 1858 में ही रिजाइंड. उनको पर्सनल क्लासेस हुए, ही रिजाइंड. और इसी बीच में ही वर्क टायरलेसली फॉर विडो रीमैरिज. एक्चुअली देखोगे तो लॉजिकल डेवलपमेंट, चूंकि लॉजिकल डेवलपमेंट क्योंकि 1829 में जब तुम्हारा ये आया है सती को बैन किया गया रेगुलेशन 17 के थ्रू. सो नाउ दे आर लिविंग वुमेन. सो नाउ दे हैव चॉइस, दे शुड हैव चॉइस. क्या वो अपने लाइफ को सिंगल वुमेन की तरह लीड करना चाहती हैं इफ यू वांट, और ये दे कैन मूव ऑन, दे कैन रीमैरी. सो ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि उनको सती प्रथा से रोका गया, और उससे भी बड़ी बात थी कि उनको इस चीज को अलाउ कराना आप कोई विधवा पुनर्विवाह कर सकती है. सो 1855 में फाइनली इनके बहुत ही ग्रेट एफर्ट से विडो रीमैरिज एक्ट वाज ब्राउट. और इस व्यक्ति ने अपने दम पे उसी समय ने बहुत सारे विधवाओं की शादी करवाई, टू सेट एन एग्जाम्पल. सो फाइनली जब 1858 में ही लेफ्ट, तो उसके बाद ही बिकेम इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल. और इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल रहते हुए उन्होंने बहुत सारे गर्ल्स स्कूल्स फॉर्म करवाए. और इनका विमेन एजुकेशन और विडो रीमैरिज में इनका काफी इनका इंटरेस्ट था. सो ही ऑल्सो 1849 में ही ऑल्सो हेल्प बेथुने टू एस्टैब्लिश लॉट्स ऑफ कॉलेजेस. E.F. बेथुने, I am forgetting, free drinking water is name. E.F. free drinking water Bethune, something is that. सो बेथुने को हेल्प करते हैं फॉर्म टू कॉलेज. एंड आप उसके बाद खुद जब इंस्पेक्टर स्कूल रहते थे ही लेड टू एस्टैब्लिशमेंट सो मेनी गर्ल्स स्कूल.
And finally, he founded Calcutta Metropolitan Institute. Metropolitan Institute, which was started as a college, which was started as a school in 1862. बट फाइनली इसको कॉलेज का एफिलिएशन मिलता है 1 जनवरी 1872. 1 जनवरी 1872, द सेम ईयर व्हेन नेटिव मैरिज एक्ट वाज पास्ड. इसके अलावा एक और इन्होंने बहुत बड़ा काम किया होता है. ही एस्टैब्लिश्ड हिंदू फैमिली एन्युटी फंड. विडो विमेन्स को हेल्प करने के लिए. ऑल्सो कई ब्रह्मो समाज के पार्ट रहे? नहीं, इन्होंने ब्रह्मो समाज को बाहर से बहुत सपोर्ट किया, बट ही नेवर ज्वाइन ब्रह्मो समाज. क्योंकि मैं ये वही टाइम फ्रेम है जब ब्रह्मो समाज अपने पीक पे जा रहा है ड्यूरिंग अंडर द लीडरशिप ऑफ केशव चंद्र सेन, बट ही नेवर ज्वाइंड ब्रह्मो समाज. एंड ये तत्वबोधिनी पत्रिका जो ब्रह्मो समाज की है उसमें ये आर्टिकल्स वगैरह लिखा करते थे. इसके अलावा इनकी जो सबसे बड़ी रचना थी, इन्होंने बहुत सारे बुक्स और लिखे, उसमें से सबसे फेमस है वर्ण परिचय. इनफैक्ट इवन यू विल सी इन बंगाली ट्रांसलेशन इट्स वर्ण परिचय. उसके अलावा है बोधोदय इज बेसिकली इन एथिक्स, नैतिकता की किताब है बोधोदय. दिस इज बेसिकली दिस ओरिजिनल नेम है शिशु शिक्षा, बट बाद में इसको रीनेम किया गया बोधोदय. एंड 1871 में ही रोट बहुविवाह मतलब बहु, मल्टी, पॉली. सो पॉलीगैमी के अगेंस्ट किताब लिखी बहुविवाह. और विडो रीमैरिज को डिफेंड करने के लिए उन्होंने जिस पराशर संहिता का प्रयोग किया था. सो बहुविवाह, बोधोदय, वर्ण परिचय, ये सारे उनके फेमस बुक्स हैं, उनके राइटिंग्स हैं. उसके बाद एक कंट्रोवर्शियल फिगर, ऑर्थोडॉक्सिकल या रिफॉर्म तो इन्होंने थोड़ा बहुत किया, बहुत सेलेक्टिव. एंड द पर्सन वाज राधाकांत देव, जिसके बारे में हम शुरू से बात भी करते आ रहे हैं. तो राधाकांत देव का जो सबसे फेमस कंट्रीब्यूशन रहा, ही एस्टैब्लिश्ड हिंदू कॉलेज 1917. और बहुत उसके बाद ही रिमेन्ड ऑलमोस्ट जब तक कि जिंदा रहे 25-30 साल तक, ही रिमेन दैट इन द बोर्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉलेज. इसके बाद इन्होंने और भी कुछ काम किए. एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया ही बिकम द मेंबर. कहीं ये भी पढ़ने को मिलता है कि फाउंडेड, बट मेजॉरली ये जो सहमति है वो ये है कि एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया 1820 में ही बिकम द मेंबर. और सबसे इंपॉर्टेंट जो थोड़ा पहले मैंने डिस्कस किया था राजा राम मोहन राय के टाइम पे, इन 1830 ही फॉर्म धर्म सभा टू पिटिशन अगेंस्ट रेगुलेशन 17. सती को जो बैन किया गया था उसके अगेंस्ट में ये प्रिवी काउंसिल में ये पिटिशन डालते हैं. उसके अलावा इनका एक और नाम, जो हम भारत में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्म होंगे उसमें जब बात करेंगे उसमें से एक होगा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन BIA, और उसमें राधाकांत देव का नाम फिर से देखने को मिलेगा. So Radhakant Dev was one of the leading member to establish political organization. बट एक बात समझो, जिस तरह से इनका ऑर्थोडॉक्सिकल सोच है, तो जो पहली ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म होंगी राधाकांत देव वगैरह के द्वारा, ये नेशनलिस्ट फॉर्म में नहीं होंगी. बेसिकली जमींदार वगैरह के हितों की सुरक्षा के लिए होंगी. सो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन राधाकांत देव, हाँ, बट ये दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट अर्ली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. इसके अलावा इस बंदे ने किताब लिखी है शब्द कल्प द्रुमा, शब्द कल्प द्रुम. ठीक है. सो राधाकांत देव के बारे में दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बिकॉज यू शुड नो धर्म सभा, हिंदू कॉलेज और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, दैट यू विल सी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में.
उसके बाद बंगाल में जो सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन विच फॉर्म, इट वाज आरके मिशन, रामकृष्ण परमहंस. So basically this was Vivekanand, Narendra Datta. So Narendra Datta was born 12 जनवरी 1863. 12 जनवरी आज भी हम युवा नेशनल यूथ डे के फॉर्म में मनाते हैं, 12 जनवरी 1863. एंड उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से पढ़ाई की होती है. बहुत ही बड़े फैमिली से हैं और इनको बचपन से ही मेडिटेशन ट्रांस वगैरह का आता है. बट ये कहीं बहुत ज़्यादा सीरियसली लिए नहीं. ब्रह्म समाज वगैरह का सुनते थे लेक्चर वगैरह, बट बहुत सीरियसली लिए नहीं. सो व्हेन हिज फादर डाइड, जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो इनका परिवार पूरे कर्ज में डूब जाता है. और देन ही रियलाइज्ड कि थोड़ा ट्रबल में आते हैं. उसी टाइम पे ये अलग अलग जगह पे घूम रहे होते हैं, मतलब शांति के लिए, मानसिक शांति के लिए. और उसमें इनका परिचय होता है रामकृष्ण परमहंस से. तो परमहंस से परिचय होता है तो इनका सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि क्या आपने भगवान को देखा है. सो रामकृष्ण परमहंस बहुत ही स्माइल, बहुत शांत होकर बोलते हैं कि जितने साफ प्रत्यक्ष तरीके से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा क्लैरिटी से तुमने भगवान को देखा है. एंड ही जस्ट रामकृष्ण परमहंस उनके सर के ऊपर हाथ रखते हैं और इनका पूरा मस्तिष्क शांत हो जाता है. एंड उसी टाइम पे इनको भगवान का दर्शन भी होता है रामकृष्ण परमहंस के शक्ति के द्वारा, और वहीं पे वो शिष्य बन जाते हैं. और उसके बाद 1886 में अपने गुरु के रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद ही फाइनली डिसाइडेड कि मैं भी एक मोनास्टिक सन्यासी वाला जीवन ही जीऊँगा. और ही नेम विवेकानंद. विवेक मतलब बुद्धि की चरम प्रकाष्ठा, जहाँ पे आप सत्य असत्य, गलत सही, नैतिक अनैतिक का भेद कर सकें. एंड ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस बाई अद्वैत वेदांत. अद्वैत वेदांत को बहुत ज़्यादा मानते हैं ये. एंड इसी अद्वैत वेदांत के थॉट को लेके ये वर्ल्ड में ले जाना शुरू करते हैं. एंड ही वॉज वेरी शार्प माइंडेड. एंड इनका मेडिटेशन पावर, इनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन पावर. एंड ही ऑलवेज सेज कि वीकनेस इज सिन, कमजोरी पाप है. सो 1893 इनको वर्ल्ड फेम कब मिला? 1893 में वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन 1893 शिकागो में हो रहा होता है. वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन 1893. एंड विवेकानंद भी गए होते हैं और इनको पता नहीं होता है कि हम क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे. एंड ही वॉज बिट थोड़ा सा नर्वस व्हेन ही स्टार्टेड स्पीकिंग. शुरू के 1-2 लाइन के बाद ही जब स्टार्टेड स्पीकिंग, इट वाज लाइक फ्लोइंग. सरस्वती खुद इनके जिह्वा बैठ गई हूँ. एंड एवरीवन वाज मेस्मराइज्ड, मंत्रमुग्ध हो गए सब. और बहुत लंबे समय तक ये यहाँ पे रहे. इन्होंने भारतीय हिंदुइज्म को और इसके कोर फिलॉसफी को, अद्वैत फिलॉसफी को लोगों के साथ साझा किया. जिन्होंने कई किताबें लिखी, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, रजयोग, ये सारे योग हैं मोक्ष प्राप्ति के. और फाइनली व्हेन ही केम इन 1897 ही एस्टैब्लिश्ड 2 ऑर्गेनाइजेशन. रामकृष्ण मिशन इज अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन. ये चूंकि विवेकानंद का जो सोल मोटो है, उनको लगता है कि दरिद्र नारायण की सेवा करके ही हम मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं, और उसमें भी हमें उतना ही पुण्य मिलेगा जितना हम और चीज़ों को करें. क्योंकि ये अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी में बिलीव करता है. और अद्वैत वेदांत में कहा जाता है कि हम सब ब्रह्म हैं. मतलब अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी में हम सब अलग नहीं, हम सब ही ब्रह्म हैं. सो अगर मैं भी ब्रह्म और आप भी ब्रह्म, हम दोनों एक ही हैं और हम दोनों में एक ही अल्टीमेट एनर्जी है. तो अगर मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ तो ब्रह्म की सेवा कर रहा हूँ. तो बिकॉज ऑफ दैट फिलॉसफी ही बिलीव्ड इन द दरिद्र नारायण की सेवा में. सो inspired by that philosophy, he established Ramakrishna Mission. And also he established Ramakrishna Math. It's a monastic order. Ramakrishna Mission is charitable organization. So इस तरह से, and he died at the young age of 40. In fact उन्होंने खुद बोल भी रखा था, भविष्यवाणी कर रखी थी कि मैं 40 साल से ज़्यादा नहीं जीऊँगा. And he died at the age of 40.
सो दिस इज ऑल अबाउट जितने भी बंगाल के मेजर मूवमेंट्स हैं, जितने भी मेजर चीज़ें पार्ट्स हैं, हमने कवर कर लिया है. इन नेक्स्ट सेशन वी विल कवर द वेस्टर्न एंड साउथर्न इंडियन एंड ऑल्सो द मुस्लिम रिवाइवलिस्ट रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स. थैंक यू.